I am Dr. Rita Bakshi, Chairperson of International Fertility Center situated in Green Park, Delhi. We have centers all over India and Nepal. आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को ज़रूरत है IVF की। अमूमन सुनते हैं कि हमने IVF कराया तो हम क्यों IVF की तरफ जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो ठीक है जिसे कहना चाहिए, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, या जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कह रहे हैं, तो उनमें हम पहला प्रोसीजर जो करते हैं वो है IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI का मतलब एक सिंपल तरीका होता है और वो अगर हमने 3 से 6 साइकिल IUI करा ली, यानी कि हमने पक्का कर लिया कि स्पर्म भी ठीक था, एग भी ठीक था, हम लोगों ने ठीक टाइम पर उनको डाला और मिलाया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो फेल्ड IUI इज वन ऑफ द इंडिकेशंस। फ्रॉम 3 to 6 cycles if you fail, then there is time that you move over to IVF. So second reason है, जो एक बहुत मेन रीज़न है, वो है ट्यूबल फैक्टर। फीमेल में ट्यूब्स का ब्लॉक होना एक बड़ा कॉमन सा डायग्नोसिस है, वो भी हमारे देश में जहाँ टीबी बहुत रैम्पेंट है। किसी को पता नहीं चलता जब तक कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, यानी कि जब हम प्रेगनेंसी की कोशिश करते हैं और HSG करते हैं और तब देखते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। तो मैं आपको खाली ऑर्डिनरीली बता दूं कि अंडा जो है अंडेदानी से निकलता है और एक जो ट्यूब नाम की एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहुंचता है अंडा। स्पर्म्स भी जब जाते हैं सर्विक्स से, वेजाइना से, यूट्रस में होकर ट्यूब तक पहुंचते हैं और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि अंडा और स्पर्म, एग और स्पर्म की जो मीटिंग है वो ट्यूब में होती है। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो ब्लॉक्ड ट्यूब्स के लिए IVF का इंडिकेशन बन जाता है, यानी कि हम अंडे को बाहर निकाल लेते हैं, वेजाइना के थ्रू ओवरी में जाकर अंडे को बाहर निकालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं, उसमें स्पर्म मिलाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर 3 to 5 days के बाद उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो ये एक बड़ा मेन इंडिकेशन है फीमेल इनफर्टिलिटी में कि ट्यूबल फैक्टर जिसके ट्यूब्स बंद हों। सेकेंड रीज़न है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कॉमनली अगेन है, बहुत कॉमन डायग्नोसिस है, बहुत सारी लड़कियों को ये वाला इशू होने लग गया है। इनमें क्या है कि बहुत सारे अंडे हैं मगर एक अच्छा अंडा नहीं बन रहा होता। तो क्या होता है कि आपको स्टिमुलेटिंग ड्रग्स देते हैं जिसमें कि हम अच्छे एग्स बनाते हैं, फिर उन एग्स को हम रप्चर करके या बाहर निकाल कर उनको फर्टिलाइज करके, ये एक रिलेटिव इंडिकेशन है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत अगेन कॉमन डायग्नोसिस है जिसमें चाहे वो माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो या सीवियर हो, जिसके कारण एडेशंस हो जाते हैं बॉडी में और एग्स की जो क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होती है, एग का जो पिकअप है वो भी अफेक्ट होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगेन एक ऐसा रीज़न है जिसको हम बाहर निकाल कर जिसका हम फर्टिलाइजेशन करना चाहेंगे, यानी कि IVF करना चाहेंगे। एक बहुत ही मेजर इंडिकेशन है एग रिजर्व लो हो जाना। अब आप देखेंगे आजकल स्पेशली 35 इयर्स के बाद तो एग रिजर्व लो हो ही जाता है विमेन का, बट आजकल इवन उससे कम उम्र में भी एग रिजर्व लो होने लगता है। जिसका एग रिजर्व लो हो और बहुत ही लो हो, यानी कि लेट्स से लेस देन 1 या लेस देन 0.5 हो, ऐसे लोगों में AMH जिसका इतना लो हो, एग रिजर्व बहुत ही लो हो, इसको डोनर एग की ज़रूरत पड़ सकती है। और डोनर एग का मतलब है IVF का प्रोसीजर, यानी कि कोई और जना अपने एग्स डोनेट करेगा, IVF में आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म के संग फर्टिलाइज करके फिर आपके अंदर डालेंगे। तो ये एक बहुत ही मेन रीज़न है IVF की तरफ, इंडिकेशन जिसे कहते हैं कि जाना चाहिए। अब आते हैं हम मेल की तरफ। मेल फैक्टर आप देखेंगे कि 1/3 कपल्स में मेल फैक्टर में इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कुछ में रीजंस हो सकता है वेरिकोसील हो, यानी कि उनके वेन्स बढ़ जाते हैं टेस्टीज में और हीट की कंडीशन हो जाती है और उनके स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं, और इतने लो हो जाएं यानी कि लेस देन 5 मिलियन अगर काउंट हो, या बहुत ही सिवियर मोर्फोलॉजी अफेक्टेड हो, यानी कि उनका लेस देन 1% मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म हो, 99%
50% एबनॉर्मल हो, या कोई एजोस्पर्मिक हो यानी कि स्पर्म ही नहीं हो, उसके इजैकुलेट में नहीं है मगर उसके टेस्टिस में बन रहे हैं, तो नीडल से टेस्टिस से स्पर्म निकाल कर हम इक्सी का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मेल फैक्टर में स्पर्म काउंट लो होना, मोर्फोलॉजी लो होना, मोटिलिटी खराब होना या बिल्कुल ही ज़ीरो काउंट होना, ऐसे लोगों में आईवीएफ ही निदान है, इसका सोल्यूशन ही आईवीएफ है। ऑल्सो जिनको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, ऐसे भी कई मेल्स हैं जिनमें ऐसी जीन्स कैरी कर रहे होते हैं, तो इन लोगों में भी आईवीएफ का प्रोसीजर टू सी हाउ टू मेंटेन पीजीडी करना पड़ेगा, यानी कि आपने एम्ब्रियोज बाहर बना लिए, उसके बाद एम्ब्रियो में आपने जेनेटिकली डायग्नोज करा कि ये एम्ब्रियोज ठीक हैं कि नहीं और फिर वो डाला। तो जितनी आप नॉर्मली सुनते हैं थैलेसीमिया, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिक हो या हीमोफीलिया हो या कोई और ऐसे कैरियर्स हों, तो इनके बच्चे राइट होने का चांस है मगर आईवीएफ के थ्रू, यानी कि पहले हम एम्ब्रियोज बनाएंगे, एक एक एम्ब्रियो को टेस्ट करेंगे कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, और फिर वो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो ही उनके अंदर इम्प्लांट करेंगे। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके सब कुछ ठीक ठाक है मगर बच्चेदानी में ही प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है। इनमें भी आईवीएफ का ही प्रोसीजर है, पहले हस्बैंड का स्पर्म लिया, वाइफ का एग लिया, उन्हीं का बच्चा है, टोटली जेनेटिकली देयर बेबी, बनाया बच्चा बाहर और डाल किसी और की बच्चेदानी में दिया, यानी कि किसी सरोगेट के, ताकि वो उसमें पनपे। तो सरोगेसी के लिए भी अगर आपकी नीड है, यानी कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं आपके यूट्रस में, या हिस्ट्रेक्टमी हो गई है, या ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, या सिवियर एशरमैन सिंड्रोम है, या आप पैदा ही बिना यूट्रस के हुए हैं, इन सब इंडिकेशंस में सरोगेसी की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे पहले आईवीएफ करना पड़ेगा, आप दोनों का एग और स्पर्म एम्ब्रियो बनाकर फिर सरोगेट में जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे लोग जिनका जो आईवीएफ कराते हैं और कई बार मल्टीपल साइकिल्स भी करा लेते हैं, वो भी काम नहीं करती। ऐसे में भी मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ में भी सरोगेट कैन बी वन अनदर सॉल्यूशन, तो इनमें भी एक आईवीएफ का इंडिकेशन है। तो अगर हम मोटा माटी सोचें तो जहाँ भी इनफर्टिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म, जैसे 5 साल से ज़्यादा किसी की हो गई है, एज बहुत ज़्यादा हो रही है, 35 to 40 ईयर्स या 42 43 ईयर्स में अगर कोई कपल शादी करता है, तो इनके पास अब वो टाइम नहीं बचा होता कि वो लोग आईयूआई या कुछ और ट्राई करें, दे शुड डायरेक्टली गो फॉर आईवीएफ। तो आईवीएफ फीमेल में जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूबल फैक्टर, पीसीओ, एंडोमेट्रियोसिस या पुअर ओवेरियन रिजर्व हो, या मेल फैक्टर हो, किसी भी कारण स्पर्म काउंट में खराबी हो, या एजोस्पर्मिया हो, या फिर दोनों में अनएक्सप्लेन्ड हो, या मल्टीपल फेल्ड आईयूआई या मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स हो, या जिसको डोनर एग या सरोगेसी की ज़रूरत हो, इन सब लोगों में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि आईवीएफ को आप इतना बड़ा प्रोसीजर ना समझें, इतना मुश्किल प्रोसीजर ना समझें, और कई बार आदमी बहुत साल निकाल देता है ये सोचकर अरे आईवीएफ है, बहुत मुश्किल सा प्रोसीजर है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। जी हाँ, ये बिल्कुल ज़ीरो पेन प्रोसीजर है, जितना इंजेक्शन का पेन है दैट्स द ओनली पेन पार्ट, अदरवाइज देयर इज नो पेन इन्वॉल्व इन इट। एंड जहाँ इंडिकेटेड हो, जहाँ पे इतना टाइम गुजर गया हो कि आपको लगता है कि यहाँ पे आईवीएफ ही काम करेगा, तो किसी राइट स्पेशलिस्ट से मिलिए। एंड प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू गो अंडरगो दिस प्रोसीजर, बिकॉज नाउ अ डेज द सक्सेस रेट इज़ एज हाई एज 60 to 70%। तो आप इस साइंटिफिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाइए एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय हैविंग अ बेबी। सो अगर आप में से कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, या जिसको आईवीएफ की ज़रूरत हो, या डोनर एग या सरोगेसी की भी ज़रूरत हो, और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, तो इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर ग्रीन पार्क दिल्ली में मैं अवेलेबल हूँ, साथ में और सेंटर्स में भी अवेलेबल हूँ। और मेरे डिटेल्स आप नीचे जो आपका पोस्ट बॉक्स आ रहा है, आप उसमें से ले सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एनी ऑफ यू। थैंक यू।